हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सैलराइड पर्सन के लिए आईटीआर कैसे फाइल किया जा सकता है उसका डेमो देखेंगे। काफी समय से वेट कर रहे थे कि ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म आ जाए, लेकिन नहीं आया है अभी तक। तो ऑफलाइन फॉर्म का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म्स आते हैं उसका वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना है, आईटीआर भरने से पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटे मोटे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां पर हम डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिलहाल वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको लॉग इन कर लेना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। लॉग इन करते इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। ऊपर ई फाइल का ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न है। इसमें जब जाएंगे तो यहाँ पर 26 AS का ऑप्शन दिखाई देता है। जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, इनकम टैक्स पेमेंट जो आपने किया हुआ है, उसका डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाता है। क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, सब कुछ अपडेट है या नहीं चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी इनकम को भी वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको ऊपर सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखाई देता है जिसको हम AIS भी कहते हैं। ध्यान देना, AIS का अब मोबाइल ऐप भी आ गया है। कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, सारा प्रोसेस हमने कवर किया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है। अब टीडीएस, टैक्स पेमेंट और इनकम का डिटेल अगर आपका अपडेट हो गया हो तब आपको फिर से ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ जाएगा। करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे डाउनलोड का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब डाउनलोड पर क्लिक करते ही एक जेसन फाइल डाउनलोड हो जाएगा। फायदा क्या है, बहुत सारे हमारे इंफॉर्मेशन इस फाइल में सेव हो जाएंगे जो कि इनकम से रिलेटेड है, हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन, टीडीएस से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से हमें पूरा फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा, बहुत सारा डिटेल ऑटोमेटिकली फील्ड हो जाएगा। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसको सेव करके रख लिया हुआ है। इस तरीके से आएगा। आपका पैन नंबर आगे लिखा होगा और प्रीफिल लिखा होगा, यहाँ पर 2023 लिखा है, ठीक है। और फिलहाल हम पोर्टल से लॉग आउट हो जाते हैं और इस तरीके से होम पेज आ जाता है। अब यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स है। असेसमेंट ईयर यहाँ पर 2023-24 ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नहीं होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ITR 1 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर नीचे यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड ये वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। हमारे केस में हमने एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड कर लिया हुआ है। इस तरीके से आपको जिप फाइल दिखाई देगा। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक करना है और जो भी एक्सट्रैक्टर आपके पास होगा उसके जरिए आप कर लीजिएगा। अब एक्सट्रैक्ट करते ही इस तरीके से एक फोल्डर आ जाएगा, क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक्सेल यूटिलिटी दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये ओपन हो जाता है इस तरीके से। दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस तरीके से आपको फॉर्म दिखाई देता है। ITR 1 का फॉर्म है, इनकम डिटेल, TDS, TCS, उसके बाद टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, ATD, ATG और ATGGA का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। सबसे इंपॉर्टेंट इनकम डिटेल्स है, इसको भरते समय आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने प्रीफिल डेटा डाउनलोड किया हुआ है, तो उसको हम पहले इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, इंपोर्ट प्रीफिल, इस पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब जहाँ पर हमने रखा हुआ है फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको फाइल दिखाई देगा, आपको इंपोर्ट कर लेना है। ये देखिए, बहुत सारे डिटेल ऑटोमेटिकली अब फीड हो रहे हैं ITR फॉर्म में। तो बहुत सारे डिटेल हमारे ऑटोमेटिकली आ गए हैं जो कि पोर्टल पर अवेलेबल थे आज की डेट में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकम का, TDS का और बहुत सारा दूसरा डिटेल अभी तक पोर्टल पर ठीक से अपडेट हुआ नहीं है। थोड़ा सा समय लगने वाला है क्योंकि ITR फॉर्म अभी जस्ट आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे डिटेल ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो गए हैं, लेकिन ध्यान देना, सब डिटेल प्रीफिल्ड नहीं होते हैं कभी कभी। तो आपको ध्यान से 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को देखना है और सारे डिटेल को चेक भी करना है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो पर्सनल डिटेल है, नेम से रिलेटेड, पैन से रिलेटेड, आधार कार्ड से रिलेटेड। उसके बाद नीचे देखिए आपका एड्रेस होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एड्रेस के बाद आपको यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में है तो आपको अदर सेलेक्ट करना है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। गवर्नमेंट से रिलेटेड है जॉब, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। पेंशनर है तो भी आप ITR 1 भर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में मान लेते हैं प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा जाता है कि नया टैक्स रिग में चुनना है या नहीं। बाय डिफॉल्ट नो आता है, मतलब ओल्ड टैक्स सिस्टम ही बाय डिफॉल्ट आता है। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, यस भी कर सकते हो, लेकिन हमारे केस में ओल्ड टैक्स सिस्टम ही है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि सेक्शन 139(1) का जो 7वां प्रोविजन है क्या हमारे लिए एप्लीकेबल है या नहीं। अगर एप्लीकेबल होगा तो हमें यस करना है,
अब सातवां प्रोविजन में कुछ कंडीशंस है यहाँ पर देखिए दिया गया है, ठीक है। यहाँ से लेकर ये सारे रिलेवेंट कंडीशन है जिनको आप पढ़ लीजिएगा। कोई भी अगर एप्लीकेबल है तब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं यस या नो में। इनमें से कोई भी एप्लीकेबल नहीं है तो आपको ऊपर भी नो करना है। तो ये सारे जो बॉक्सेस हैं वो ग्रे हो जाएंगे, मतलब कुछ इंटर नहीं कर सकते। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ईमेल आईडी हमें दिखाई देगा, मोबाइल नंबर भी दिखाई देगा। जो पोर्टल पर अपडेट है वही यहाँ पर भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि किस सेक्शन में आप फाइल करना चाहते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट टाइम है और ड्यू डेट से पहले है तो 139(1) हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हमें इनकम का डिटेल इंटर करना होता है। ध्यान दीजिएगा प्रीफिल डेटा हमने अभी इंपोर्ट किया हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारा डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। बट इनकेस अगर नहीं होता है या रॉन्ग डिटेल फीड हो जाता है तो उसको आप मैनुअल सही भी कर सकते हो। अब मैनुअल सही करने के लिए आपके पास फॉर्म नंबर 16 होना चाहिए, तब आप भर सकते हो अपने सैलरी का डिटेल या दूसरा डिडक्शन का डिटेल, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ग्रॉस सैलरी में मान लेते हैं सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) हमारे केस में है। ध्यान देना सैलरी के अलावा अगर आपको पेंशन मिल रहा है, पेंशनर है आप, तो वो अमाउंट भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर जो भी डिटेल और अमाउंट हम इंटर करते हैं वो डमी है, ठीक है, लेकिन आपको सही सही डिटेल इंटर करना है फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से। तो इस वीडियो में आपको अमाउंट पर फोकस नहीं करना है, स्टेप्स पर, प्रोसेस पर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद अब नीचे देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ परक्विजिट अगर होगा तो वो आप इंटर कर दीजिएगा। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है तो वो भी आप इंटर कर सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट, अगर नोटिफाइड कंट्री में है या आउटसाइड इंडिया है तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। नीचे आएंगे एग्जेम्प्ट अलावेंस आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। हमारे केस में मान लेते हैं कि HRA का एग्जेम्पशन हमें मिला हुआ है तो वैसे ही एक रैंडम फिगर हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ये देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो एप्लीकेबल होगा आपको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल इंटर करना है। अब ध्यान देना है ये एक्सेल यूटिलिटी अभी पहला वर्जन अभी जस्ट आया हुआ है तो इसमें कुछ ना कुछ बग्स या कुछ ना कुछ एरर जरूर आएंगे। तो अगर एरर आपको आता है तो उसके लिए आप रिपोर्ट कर सकते हो। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करना है कि जो भी डिटेल आप फीड करते हो इसको आप फाइल में जाकर सेव करते जाइए कहीं पर भी, ताकि अगर कुछ हो भी जाए तो आपके पास डिटेल सेव हो जो भी डिटेल आपने भरा हुआ है, ठीक है। अब एग्जेम्प्ट अलावेंस हमने इंटर कर दिया। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो गया है, ठीक है। सैलरी इनकम उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरटेनमेंट अलावेंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, हमने प्राइवेट एम्प्लॉय सेलेक्ट किया था इसीलिए यहाँ पर ग्रे है, हम इंटर नहीं कर सकते। प्रोफेशनल टैक्स का कुछ बेनिफिट है तो आप इंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इनकम आपका आ गया जो कि सैलरी से मिला हुआ है इस साल में, ठीक है। ध्यान देना डेमो है, फेक अमाउंट है। तो सैलरी का डिटेल इस तरीके से आप भर सकते हो, बहुत ही आसान प्रोसेस है और हर बार की तरह है, कुछ चेंजेस हुए नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल आप इंटर कर सकते हो। आपने अगर हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर दिया हुआ है या आपका होम लोन है, आप जिस घर में रहते हो होम लोन है तो उसका बेनिफिट आप दिखा सकते हो। ड्रॉप डाउन से सेल्फ ऑक्यूपाइड आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे ग्रे है, यहाँ पर कुछ इंटर नहीं कर सकते। नीचे जाएंगे तो इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल का आपको बॉक्स आ जाता है। तो जो भी आपका लोन होगा, जो इंस्टॉलमेंट आप पे करते हो उसमें से इंटरेस्ट वाला पोर्शन आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ध्यान देना है प्रिंसिपल वाला पोर्शन नहीं दिखाना है, वो ATC में आप दिखा सकते हो। इंटरेस्ट वाला पोर्शन आप यहाँ पर दिखा सकते हो। मैक्सिमम 2 लाख तक का आप बेनिफिट ले सकते हो। तो हमारे केस में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है तो यहाँ पर अदर सोर्स का डिटेल आप इंटर कर सकते हो। हमारे केस में सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है, पोर्टल से हमने इंपोर्ट कर लिया हुआ था। डिपॉजिट जो है उसका भी हमें इंटरेस्ट मिला हुआ है तो वो भी आ गया है, पोर्टल पर अपडेट था इतना अमाउंट। अगर ऑटोमेटिक नहीं भी आता है तो भी आप मैनुअल इंटर कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देख सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई भी अगर एप्लीकेबल है तो आप यूज़ कर सकते हो। फैमिली पेंशन अगर मिलता है तो आप फैमिली पेंशन सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर दिखा सकते हो अमाउंट। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि नॉर्मल पेंशन अगर आपको मिल रहा है तो उसको आपको सैलरी में दिखाना है, लेकिन फैमिली पेंशन मिल रहा है तो अदर सोर्स में आपको दिखाना है। उसके अलावा डिविडेंड वगैरह अगर आपको मिलता है तो उसको भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। हमारे केस में मान लेते हैं कि फिलहाल अभी हमें इंटरेस्ट ही मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमने अदर सोर्स भी भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर फिर से पूछा जा रहा है कि रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट अगर मेंटेन करते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो यहाँ पर जैसे ऊपर सैलरी में था अदर सोर्स के लिए भी यहाँ पर सेपरेट से बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर कंट्रीज़ का नाम दिया गया है, ठीक है। उस हिसाब से आप अमाउंट इंटर कर सकते हो।
और जो भी इनकम आपको रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट से होता है उसका ब्रेकअप भी हमें यहाँ पर इंटर करना पड़ता है। उसी तरीके से डिविडेंड जो आपको मिलता है उसका ब्रेकअप भी आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ता है कि कौन से क्वार्टर में कितना आपको डिविडेंड मिला है। नीचे आएंगे, अब यहाँ पर डिडक्शन का डिटेल आप इंटर कर सकते हो। डिडक्शन में देखिए एटीसी ऊपर है सबसे पहले, उसके अलावा बहुत सारे डिडक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। जो एप्लीकेबल होगा उसके सामने आपको अमाउंट इंटर करना है। हमारे केस में ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। वैसे तो डिडक्शन का अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन अभी हम डेमो बना रहे हैं तो इसको ऐसे ही हम रहने देते हैं, ठीक है। 80D हमारे केस में है, तो 80D के लिए यहाँ पर देखिए आप अमाउंट इंटर नहीं कर सकते हो, क्योंकि 80D के लिए अलग से एक टैब ही दिया गया है। उसी तरीके से 80G जो कि डोनेशन से रिलेटेड है उसके लिए भी अलग टैब दिया गया है, और 80GGA के लिए भी अलग से टैब दिया गया है। बाकी सारे जो डिडक्शन है जैसे कि 80TTA, 80TTB, 80U और दूसरे डिडक्शन जो भी हैं, ठीक है, सब यहाँ पर ही हैं। इनको आप देख लीजिएगा और अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में 80C अमाउंट हमने इंटर कर दिया हुआ है, मान लेते हैं। उसके बाद 80D हमारे केस में है, कैसे भरना मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 80TTA है, क्योंकि इंटरेस्ट हमें मिला हुआ है सेविंग बैंक से भी, तो 10,000 तक का क्लेम हम ले सकते हैं। हमारे केस में 421 ही दिखाई दे रहा है, तो अमाउंट हम इंटर कर देंगे, ठीक है। ध्यान देना, हमारा डिटेल अभी अपडेट नहीं हुआ है, और जो फिगर है उस पर आपको फोकस करना ही नहीं है, आपको फोकस करना है स्टेप्स पर, क्योंकि फिगर सबके अलग अलग होते हैं। उसके बाद अगर सीनियर सिटीजन है तो आप 80TTB का भी बेनिफिट ले सकते हो। अगर डिपॉजिट आप करते हो और इंटरेस्ट मिलता है जिसको आप अदर सोर्स में दिखाते हो, जैसे कि हमने दिखाया हुआ है, और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 80TTB के तहत भी आप बेनिफिट ले सकते हो। यहाँ पर आपको 50,000 तक का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन जब हो जाएगा तो नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम को हम रिपोर्ट कर सकते हैं। एग्जेम्प्ट इनकम बहुत सारे होते हैं। LIC से आपको पैसा मिला हुआ है, सेक्शन 1010D हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। PF वगैरह से मिला हुआ तो उसके लिए भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, देख लीजिएगा। जो भी एप्लीकेबल होगा आप सेलेक्ट करके अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम भी होगा 5,000 से कम तो भी आप यहाँ पर अमाउंट इंटर कर सकते हो। 5,000 से ज़्यादा होगा तब तो ये फॉर्म ही एप्लीकेबल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। फिलहाल मान लेते हैं हमारे लिए कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम एप्लीकेबल नहीं है। नीचे आएंगे, यहाँ पर टैक्स का कैलकुलेशन होगा। अब देखिए हमारा जो इनकम है 490 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टैक्स दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि कैलकुलेट टैक्स का एक बटन है, उस पर क्लिक करके हम टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पर टैक्स का अमाउंट नहीं आता है, ठीक है। वो आखिरी में करना है, क्योंकि सारा डिटेल जब हम पहले भर लेंगे उसके बाद कैलकुलेट करेंगे टैक्स को, और उसके बाद जेसन फाइल हम जनरेट करेंगे। तो आप TDS का डिटेल भर देते हैं और पेमेंट का डिटेल। TDS का अमाउंट जो भी अपडेट हुआ होगा प्री फील में वो आ जाएगा। TDS का अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन अभी यहाँ पर कम दिखाई दे रहा था प्री फील में, तो इसको हमने ले लिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपका जो एक्चुअल में TDS का अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पर आपको पूरा दिखाई देना चाहिए। TDS का डिटेल आपका अपडेट होना चाहिए पोर्टल पर, और वही अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। अगर कुछ डिफरेंसेज है तो आपको कंपनी से बात करना है, एम्प्लॉयर से बात करना है। ध्यान देना, इसको आप मैनुअल भी इंटर कर सकते हो। आपको 10 नंबर यहाँ पर इंटर करना है, फिर जिसने आपका TDS डिडक्ट किया हुआ उसका नाम यहाँ पर इंटर करना है, फिर कितना इनकम, जो सैलरी का इनकम होता है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है जिसके ऊपर TDS डिडक्ट हुआ है, और कितना TDS डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, सैलरी के अलावा दूसरा कोई इनकम आपको मिला हुआ है जिसके ऊपर TDS डिडक्ट हुआ है, तो आपको यहाँ पर डिटेल इंटर करना है। 10 नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है, फिर डिडक्टर का नाम, फिर कितने अमाउंट पर TDS डिडक्ट हुआ है, किस साल में डिडक्ट हुआ ये भी आपको यहाँ पर इंटर करना है। जैसे 2022 आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर कितना टैक्स आपको कटा हुआ था वो अमाउंट इंटर करना है, और TDS कितना आप क्लेम करना चाहते हो वो भी करना है। जैसे कि आपने यहाँ पर 5,000 डाला मैनुअल, या ऑटोमेटिकली यहाँ पर 5,000 आ गया, तो क्लेम कितना करना है वो भी आपको यहाँ पर बताना है। इस तरीके से पूरा क्लेम करना है तो पूरा अमाउंट आप इंटर कर दोगे, ठीक है। फिलहाल इसको हम डिलीट कर देते हैं, हमारे केस में नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए, आपने अगर कोई पेमेंट किया हुआ है चालान के जरिए तो वो उसका डिटेल आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो, ठीक है। ये हमने यहाँ पर डेमो इंटर किया हुआ है। आपके चालान पर जो भी BSR कोड होगा इंटर करिएगा, चालान पर जो डेट होगा, डेट ऑफ डिपॉजिट, वो इंटर करिएगा, सीरियल नंबर इंटर करिएगा, और कितने अमाउंट का चालान है वो आपको इंटर करना है। मल्टीपल चालान है अगर आपके पास, जैसे कि एडवांस टैक्स पे करते हो क्वार्टरली, तो आप यहाँ पर अलग अलग लाइन में अमाउंट इंटर कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबको जोड़ के एक में ही इंटर करो, ऐसा नहीं करना है। हर चालान का अलग अलग डिटेल इंटर करना है, तो डिटेल इंटर आप कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया
कि जब भी आपका पेज कंप्लीट हो जाए, जैसे कि ये TDS का टैब कंप्लीट हो गया, तो ऊपर वैलिडेट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तब यहाँ पर दिखाई देगा कि शीट TDS इज़ ओके। ओके आना चाहिए, इसका मतलब डिटेल आपने सही तरीके से भरा हुआ है। उसके बाद TCS में जाएंगे, यहाँ पर अगर कुछ एप्लीकेबल है हमारे लिए तो भर सकते हैं, फिर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में जाएंगे, यहाँ पर देखिए कुछ भी डिटेल नहीं आ रहा है, टैक्स का रिफंड का नहीं आ रहा है, ठीक है, आ जाएगा आगे चलकर। फिलहाल तो सारा डिटेल आपको भर देना है। बैंक का डिटेल सबसे पहले भर देना है, बैंक का डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर कोई एडिशनल बैंक है या बैंक आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पोर्टल पर जाकर उनको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंटर करना है, या तो मैनुअल भी आप इंटर कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले पोर्टल पर आपको सही करना है। उसके बाद जिस बैंक खाते में आपको रिफंड चाहिए उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए तो यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन है, तो आपका नाम यहाँ पर दिखाई देगा, सन डॉटर ऑफ, उसके बाद सेल्फ है, ठीक है, यहाँ पर पैन नंबर है, डेट है, सिस्टम जनरेटेड डेट है, प्लेस यहाँ पर आपको इंटर करना है इस तरीके से, ठीक है। अब ऊपर जाना है, अब वैलिडेट पर क्लिक कर देना है, तो ये भी शीट ओके हो गया। उसके बाद सेक्शन 80D का टैब है, यहाँ पर हमसे सवाल पूछा जाता है, आप अगर इंडिविजुअल हैं तो क्या आप या आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है, तो आपको यस या नो सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर फैमिली का मतलब सिर्फ वाइफ और बच्चे होते हैं, पेरेंट्स नहीं आते, पेरेंट्स के लिए अलग से यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो आप या आपके बच्चों में से या वाइफ में से कोई सीनियर सिटीजन है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। और अगर क्लेम ही नहीं करना है, आपको 80D क्लेम ही नहीं करना है, तो थर्ड ऑप्शन चूज करना है। हमें क्लेम करना है तो हम नो करेंगे क्योंकि सीनियर सिटीजन नहीं है। अमाउंट इंटर कर देंगे हेल्थ इंश्योरेंस का। मान लीजिए कि ये ऑटोमेटिकली नहीं आता, बहुत बार नहीं आता मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो मैनुअल आप इंटर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अमाउंट भी इंटर कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने अमाउंट इंटर कर दिया। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी पूछा जा रहा है कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं, तो हमारे केस में है तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है आपके केस में तो नो पर क्लिक करिएगा। और अगर आपको क्लेम ही नहीं करना पेरेंट्स के लिए तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, इस पर क्लिक करना है। हमें क्लेम नहीं करना है क्योंकि उनका ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है जिसका क्लेम वो लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नो किया तो अमाउंट यहाँ पर आ गया है। अब वैलिडेट पर क्लिक करना है, ये भी शीट ओके है, ठीक है। उसी तरीके से 80G का अमाउंट आप इंटर कर सकते हो, जो भी डोनेशन आपने दिया हुआ है, डोनेशन के रिसिप्ट पर सारा डिटेल दिया गया होता है, तो आप ऐड कर सकते हो जो भी एप्लीकेबल होगा। डिटेल ऐड करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद 80GGA है, ये भी डोनेशन का है 80G, और 80GGA भी डोनेशन का है, लेकिन ये डोनेशन जो है स्पेसिफिक है, साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो उसको यहाँ पर इंटर करना है। बाकी सब डोनेशन जो दूसरे हैं उनको आप यहाँ पर भी इंटर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म जब आप भर लेते हो, ठीक है, तो आखिरी में आपको यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स का बटन दिखाई देता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि समय समय पर आपको सेव कर लेना है, ताकि आपका डिटेल जो है वो अगर कुछ हो जाए तो जो डिटेल भरा हुआ है वो आप रिकवर कर सको, ठीक है। जब पूरा आप कॉपी भर लो तो कैलकुलेट टैक्स का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अब इनकम टैक्स का कैलकुलेशन हो रहा है। इनकम टैक्स का कैलकुलेशन जैसे ही हो गया, आप इनकम डिटेल वाले टैब में आ गए हैं। स्क्रॉल करके नीचे जाइए तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर टैक्स हमें दिखाई दे रहा है, पहले नहीं दिखाई दे रहा था। ध्यान देना, ये डेमो अमाउंट है, लेकिन जब आप ITR भरोगे तो स्टेप्स आपको ऐसे ही फॉलो करने हैं, ठीक है। कैलकुलेट टैक्स करने के बाद यहाँ पर टैक्स का अमाउंट आ गया है, रिबेट भी हमें यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए कोई रिलीफ अगर आप क्लेम कर रहे हो एरियर सैलरी का, तो वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। पहले आपको सैलरी में दिखाना होगा और फिर क्लेम का अमाउंट यहाँ पर आपको इंटर करना है। क्या अमाउंट इंटर करना होता है उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह सब आ जाते हैं तो, ठीक है, फ्यूचर में बन जाएगा, और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका टैक्स का अमाउंट आ गया है। उसके बाद TDS का अमाउंट तो यहाँ पर हमने इंटर किया हुआ ही था। अब टैक्स पेड वेरिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए टैक्स का अमाउंट और रिफंड का अमाउंट सब कुछ यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है, इतना रिफंड हमें मिलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जनरेट जेसन फाइल पर क्लिक करना है। ध्यान देना है, सारे डिटेल भरने के बाद आपको कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करना है और उसके बाद ही जनरेट जेसन फाइल पर क्लिक करना है। अब सारा डिटेल भरते समय ये भी ध्यान रखना है कि जो भी डिटेल आप भर रहे हो सब कुछ अपडेट है पोर्टल पर और सही डिटेल भर रहे हो, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट टैक्स और उसके बाद जनरेट जेसन फाइल। तो हमने कैलकुलेट टैक्स ऑलरेडी कर लिया हुआ है, अब जनरेट जेसन फाइल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें कुछ अलर्ट दिखाई देगा, ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर का जो TDS स्टेटमेंट है उसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब फिर हमसे बोला जा रहा है कि कैलकुलेट टैक्स बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब अलर्ट आया है टू सेव जेसन, क्लिक ऑन सेव जेसन बटन ऑन दिस शीट।
तो जैसे ओके पर क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर आप देख सकते हो समरी लिखा गया है, ठीक है। फुल नेम, पैन, सन, डॉटर ऑफ, वेरिफिकेशन डेट, वेरिफिकेशन पैन, और यहाँ पर पेमेंट और टीडीएस का डिटेल यहाँ पर दिया गया है। सेव जेसन का यहाँ पर बटन है ऊपर, इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जेसन फाइल सेव हो गया है और यही फाइल आपको अपलोड करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर और आपका आईटीआर फाइल हो जाएगा। कैसे करना है जल्दी से वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पाथ यहाँ पर दिया गया है, काफी लोग ढूंढ ही नहीं पाते कि जेसन फाइल कहाँ पर सेव हुआ है, तो यहाँ पर दिया गया होता है, इस लोकेशन पर आपको जाना है। ओके पर क्लिक करेंगे और फिर से आ जाते हैं ब्राउजर में, लॉगिन कर लेते हैं जल्दी से इनकम टैक्स पोर्टल पर। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाता है। आपको जाना है ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करना है। अदरवाइज होम पेज पर भी फाइल नाउ का बटन आ गया है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट फाइलिंग टाइप, ओरिजिनल रिटर्न, फिर ऑडिट में है तो नो करते ही आईटीआर का यहाँ पर ऑप्शन खुल गया है। आईटीआर 1 हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे केस में आईटीआर 1 है। ध्यान देना है ऑनलाइन फाइलिंग अभी इनेबल नहीं हुआ है। जब इनेबल होगा तो यहाँ पर आपको मोड ऑफ फाइलिंग भी आएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन का ऑप्शन आएगा। अभी नहीं आ रहा है क्योंकि ऑनलाइन अभी इनेबल नहीं हुआ है। जब इनेबल हो जाएगा तो आपको जेसन फाइल अपलोड करने के लिए यहाँ पर ऑफलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो आईटीआर 1 जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जेसन फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है। अटैच फाइल पर क्लिक करेंगे और जेसन फाइल जो हमारा अभी सेव हुआ था उसको हम अपलोड कर लेंगे। जब आप फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर आपका जेसन फाइल सेव होगा तो इस तरीके से दिखाई देगा आईटीआर और आगे आपका पैन नंबर .json, ठीक है। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही इस तरीके से अपलोड और वैलिडेट होने लगेगा। अब वैलिडेशन में अगर कोई एरर होगा तो इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा, प्लीज करेक्ट द बिलो मेंशन्ड एरर इन द अपलोडेड जेसन एंड ट्राई अगेन। तो ये मैंने जानबूझकर किया ताकि आपको पता चले, और यहाँ पर आपको एरर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है और सजेशन भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अगर एरर आ जाता है तो आपको फिर से एक्सेल यूटिलिटी ओपन करना होगा, जो भी एरर था उसको सही करना होगा, फिर से कैलकुलेट टैक्स करना होगा और फिर से जनरेट जेसन पर क्लिक करके नया जेसन फाइल जनरेट करना होगा और उसके बाद फिर से यहाँ पर आके उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। ध्यान देना है, बहुत बार आपको यहाँ पर रॉन्ग एरर भी दिखाई देगा। जैसे कि मैंने बताया ये यूटिलिटी कुछ टाइम लेगा सेटल होने में, मतलब स्टार्टिंग में बहुत सारे बग्स भी होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है। आईटीआर भरते समय स्टार्टिंग में आप भर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, उसके बाद तो सारे एरर जो हैं धीरे धीरे सॉल्व हो जाते हैं। और मान लो जो भी जेसन फाइल आपने जनरेट किया हुआ है, जो भी डिटेल इंटर किया हुआ है, कुछ भी एरर नहीं है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखाई देगा। उसके बाद अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। कंप्लीट द वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तुरंत ई वेरीफाई करना है या बाद में ई वेरीफाई करना है या आईटीआर का कॉपी बेंगलोर भेजना है। अगर आपके पास आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट है, ईवीसी इनेबल्ड है तो तुरंत कर लीजिए। बट इन केस अगर तुरंत नहीं कर पाते हैं और बाद में ई वेरीफाई लेटर या आईटीआर फाइल के जरिए आप वेरिफिकेशन करने की कोशिश करोगे तो 30 दिन के अंदर ही उसको कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आपका जो आईटीआर है डिफॉल्ट में चले जाएगा, मतलब जिस दिन वेरिफिकेशन करोगे ऐसे माना जाएगा कि उस दिन ही आईटीआर फाइल हुआ है। हम मान लेते हैं अभी वेरिफिकेशन हमें तुरंत ही करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आधार ओटीपी के जरिए ई वेरीफाई कर सकते हैं, उसके अलावा बैंक अकाउंट के जरिए ईवीसी जनरेट कर सकते हैं और फिर ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है जो आपके लिए सूटेबल होगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में हम पहला वाला आधार ओटीपी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाएगा, आई एग्री का चेक बॉक्स है, इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे जनरेट आधार ओटीपी का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरीके से स्क्रीन आएगा और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर कर देना है। फिर नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। वैलिडेट पर क्लिक करते ही इस तरीके से कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न का पॉपअप मैसेज आ जाता है। सब कुछ डिटेल अगर आपको सही है और आप आईटीआर फाइल करना चाहते हो तो सबमिट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। हमारा आईटीआर सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है आईटीआर प्रोसेस होने का, ठीक है। नीचे देखिए आपको डाउनलोड रिसिप्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरा डेमो आपको दिखा दिया हुआ है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको भी हमने इस वीडियो में कवर कर लिया हुआ है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।